अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। हम लोग अभी जो है ना केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और हम लोगों को जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, इस चैप्टर का नाम हम लोग ज्यादातर जो डील करेंगे ना वो हम लोग डील करने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री को, कि बेसिक केमिस्ट्री क्या होती है। अब इसके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो आगे डिस्कस जब डिटेल के अंदर हो रही होंगे हम लोग उन्हें को वहीं पर ही देख लेंगे कि वो चीजें क्या है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो डील करेंगे वो हिस्ट्री, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक डेफिनेशंस कुछ केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी होती है वो, और जो मेन जो चीज है इस पूरे चैप्टर के अंदर वो है बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, जो कि मेन हम लोग इस चैप्टर के अंदर डील करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें कि इंट्रोडक्शन इसका क्या है, और सबसे पहले अगर साइंस की बात करें कि साइंस क्या है, तो साइंस जो है हमारे पास लैटिन का एक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है नॉलेज। जिसकी मीनिंग क्या होती है? नॉलेज। अब ये जो नॉलेज है ये ज्यादातर आपके पास हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर डील करती है। ठीक है, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं कि जब भी आप एक साइंस के अंदर एक नई चीज डिस्कवर करने वाले हो, ठीक है, या किसी चीज के ऊपर खोज करने वाले हो, आप क्या करोगे, उसको कुछ साइंटिफिक रूल्स के तहत जो है ना प्रूव करने की कोशिश करोगे, जिसके अंदर पहला काम होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप जिस चीज के ऊपर काम करने वाले हो आप सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करो। आप अगर एक किताब के ऊपर कोई बात करना चाह रहे हो तो सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करो, वो क्या है, कैसी दिखती है, उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर किस किस चीजों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे मेरे ख्याल पे मैंने एक एग्जांपल आपको दी थी क्लास के अंदर हेलमेट की। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हाइपोथेसिस। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग एक बुक के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि उसकी एग्जाम्पल वगैरह भी आपको दे दी जाए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब एक बुक है, ठीक है, केमिस्ट्री की बुक है, ठीक है, उसको मैंने बोला कि आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ मुझे देख के बताओ कि आपको क्या नजर आता है वगैरह वगैरह। आप क्या करोगे, उसको ऑब्जर्व करना शुरू करोगे कि सर इसका शेप ये है, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है, इसके अंदर कागज का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कागज का इस्तेमाल करने के अलावा इसके अंदर इंक से लिखा गया है, इसके अंदर ये कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर पन्नी का इस्तेमाल किया गया है वगैरह वगैरह। आपने मुझे ये सारी की सारी नॉलेज दे दी। सबसे पहले आपने क्या किया, ऑब्जर्व। ठीक है, उस चीज को खुद देखा। बात करने से पहले आपने क्या किया, उस चीज को खुद ऑब्जर्व किया कि ये क्या है, क्या मैं इसके बारे में चीजें सर को बताऊं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, उसकी नॉलेज इकट्ठा करना शुरू कर दी, और मुझे अब उसकी नॉलेज जो भी आपने ऑब्जर्व करने के बाद जो भी उसका डेटा वगैरह निकाला आपने, वो मुझे बताना शुरू किया कि सर इसके अंदर ये चीजें वो कहलाई जाती है हाइपोथेसिस। आपने वो डेटा कलेक्ट करके मेरे सामने पेश कर दिया। पहले ऑब्जर्व किया, फिर मेरे सामने वो डेटा जो है ना क्या कर दिया, मेरे सामने पेश कर दिया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसके ना कागज है, ठीक है, मुझे वो कागज चेक करके बताओ कि वाकई में कागज है या तुम ऐसी बात कर रहे हो। अब आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट मुझे प्रूफ करके दिखाओगे क्या है वो उस किताब के ना कागज ही है। कैसे? आपको पता है अगर कागज को आग लगाई जाए वो ऐश के अंदर, राख के अंदर तब्दील हो जाता है। हमने क्या किया, सिंपल उस किताब को आग लगा दी। आग लगाने के बाद क्या हुआ, वो एशेस के अंदर तब्दील हो गया, राख के अंदर तब्दील हो गया। आपने बोला देखें सर मैंने बोला था इसके ना कागज का इस्तेमाल किया गया है, और ये देखो आपके सामने राख जो है ना प्रेजेंट है। तो ये पैरामीटर आप लोग इस्तेमाल करते हो जब भी एक नई चीज को जो है ना आप क्या कर रहे होते हो, सामने पेश कर रहे होते हो। अच्छा, अब अगर केमिस्ट्री, प्योर केमिस्ट्री की बात की जाए तो आपकी जो केमिस्ट्री है वो डील करती है मैटर के साथ। ठीक है, अब मैटर क्या होता है, आपका एटम और एटम जब आपस में कंबाइन होता है, मिलता है, तो क्या शक्ल ले लेता है, मैटर की शक्ल ले लेता है। अब यहाँ पर मैटर का जिक्र इस वजह से किया गया है क्योंकि पुराने टाइम के अंदर, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं, अभी हिस्ट्री वगैरह को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले जमाने के अंदर मैटर सबसे पहली चीज है जो कि आपके इंसानों ने क्या की थी, डिस्कवर की थी कि मैटर मैटर मिलके जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह बनाता है। बाद में एटम का जो है ना कॉन्सेप्ट आपके सामने आया। तो केमिस्ट्री डील करती है मैटर के साथ, मैटर जो कि मिलके बनता है एटम के साथ, और एटम जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, मैटर वो जो कि आपका क्या है, मास रखता हो या इस जगह घेरता हो। मास क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा क्लास, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है ना यहाँ पर छोड़ दिया था, मेरे ख्याल से मास को अभी मुझे जो है ना यहाँ पर डिस्कस करना है। अच्छा, अब मास और वेट,
ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में जो है ना ज्यादातर लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि मास भी वजन को बोला जाता है और वेट भी वजन को बोला जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इनके बीच में जो है ना फर्क होता है, वो फर्क यहाँ पर आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब वो फर्क क्या है, जरा मेरी यहाँ पर जो है ना बात जरा गौर से सुनिएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जरा मेरी बात सुने। यहाँ पर है हमारे पास मास एक चीज। ठीक है, मास क्या होता है और वेट क्या होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी राइटिंग को इग्नोर करना, कंप्यूटर में लिखना बहुत मुश्किल होता है, व्हाइट बोर्ड से बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है ये। अच्छा, अब यहाँ पर जरा देखो मास क्या है, सबसे पहले तो इसको डिस्कस करते हैं। मास की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो अमाउंट ऑफ एटम प्रेजेंट इन योर बॉडी क्या कहलाई जाती है, मास कहलाई जाती है। अब आपकी बॉडी है, सही है, आपके बॉडी के अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ एटम प्रेजेंट है वो क्या कहलाया जाएगा, वो मास कहलाया जाएगा। ठीक है, अब हमने अज्यूम कर लिया कि ये एक इंसान है। ठीक है, ये एक इंसान आ गया। ठीक है, मैंने ये भी अज्यूम कर लिया कि इसके अंदर क्या है, 70 kg इसके अंदर क्या है, मास है। यानी कि इसके अंदर अमाउंट ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, 70 kg के अराउंड। ठीक है, आपको पता है जमीन के अंदर एक फोर्स होती है जो कि हर एक चीज को अपने तरफ खींचती है और उसको ग्रेविटी का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब ग्रेविटी जब अमाउंट ऑफ एटम को, आपके जिस्म के अमाउंट ऑफ एटम को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, जो दबाव आपके ऊपर जो पैदा होता है, जो एक फोर्स पैदा होती है, फोर्स जो पैदा होती है, ठीक है, मेरी बात पर गौर करना, फोर्स, वो फोर्स आपके पास वेट कहलाई जाती है। यानी कि वेट जब तक पैदा ही नहीं होगा जब तक आपकी बॉडी के अंदर मास मौजूद नहीं है। अगर मैं वेट का फॉर्मूला लिखूं, वेट का फॉर्मूला होता है W = mg। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जितना मास प्रेजेंट है और आप जिस प्लेनेट में रह रहे हो उसकी ग्रेविटी जो भी आपके पास मौजूद है, आपका क्या बन जाएगा, वो वेट बन जाएगा। वेट क्या है, सिंपल एक फोर्स। ठीक है, वेट वजन नहीं है, वेट एक फोर्स है जो कि आपको जब लग रही है जब ग्रेविटी आपके पास प्रेजेंट है। अगर आपको उठा के मून पर फेंक दिया जाए, मून की ग्रेविटी अर्थ से बहुत कम है, तो आपको अपना वजन फील ही नहीं हो रहा होता, आपको अपना मास फील ही नहीं हो रहा होता। तो ग्रेविटी अगर चेंज हो जाए तो आपका वेट तब्दील हो जाएगा, लेकिन मास कभी आपका चेंज नहीं होता। ठीक है, मास कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। जितना मास आपके पास प्रेजेंट है, जितना मास आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, हमेशा आपके पास वो रहेगा। आप पैदा हुए, सही है, पैदा होने के बाद जब तक आप बूढ़े होके मर नहीं चले जाते, ठीक है, आपका मास सेम रहेगा। अब एक सवाल पैदा होता है, ठीक है, एक एक आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों का होमवर्क भी चलो यहीं पर ही निकल आया। ठीक है, मैं कहता हूं, बल्कि साइंस कहती है कि जब एक छोटा बच्चा होता है, जब पैदा हुआ होता है, उसके जिस्म में होती है 306 हड्डियां। जब एक जवान एक आदमी हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर 206 हड्डियां होती हैं, एडल्ट के अंदर। ठीक है, मैं कहता हूं कि अमाउंट ऑफ एटम कभी तब्दील नहीं हो सकता। अमाउंट ऑफ एटम तब्दील होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आपका कोई बॉडी का पार्ट कट के अलग हो जाता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी का अमाउंट ऑफ एटम चेंज हो गया। इसके अलावा आपका एटम कभी चेंज नहीं हो सकता, मास कभी चेंज नहीं हो सकता। तो जब 306 हड्डियां थी, 306 में से 206 बची, साफ नजर आ रहा है 100 हड्डियों का डिफरेंस है यहाँ पर। तो वो 100 हड्डियां कहाँ चली गई? जब आप बड़े हो रहे होते हो तो 100 हड्डियां बीच में कहाँ चली जाती हैं? और जब वो 100 हड्डियां चली गई, तब भी मैं ये कैसे कह सकता हूं कि अमाउंट ऑफ एटम कभी चेंज नहीं होता, जबकि इस बात से यहाँ पर लग रहा है कि अमाउंट ऑफ एटम बड़े होते हुए चेंज हो जाता है। जब हड्डियां कम हो गई तो अमाउंट ऑफ एटम तो चेंज हो जाना चाहिए। तो ये आप लोगों ने खुद सोच के मुझे बताना है। ठीक है, इसका आंसर मैं बता दूंगा, लेकिन सिर्फ उसे जो कि कोशिश करेगा, जो मुझसे आके पूछेगा कि सर मुझे ये लग रहा है, भले आप गलत भी सोचो, लेकिन अगर आप कोई ना कोई आइडिया देते हो ना तो बेस्ट है। मैं उसके बाद आप लोगों को क्या करूंगा, इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो मास और वेट में ये फर्क होता है। अच्छा, अब अगर इसके आगे डिस्कस करें तो अब हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं।
अब यहां से आ गया, अच्छा मैटर के बारे में आपको पता चल गया क्या होता है, मास और वेट में क्या फर्क होता है, और आप लोगों को ये भी पता चल गया कि मैटर सिंपल सिंपल क्या है, वो चीज जो कि मास रखती हो यानी कि अमाउंट ऑफ एटम रखती हो और जगह घेरती हो, वो क्या होती है, मैटर होती है। अब आपके टेबल सॉल्ट से, टेबल सॉल्ट बोलते हैं आपके जो घर पे आम नमक इस्तेमाल होता है ना, वो उससे लेकर आपके इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरेक्शंस आपका जो ब्रेन करता है, आपको पता है आपका ब्रेन जो मतलब आपने जो दिमाग के अंदर सोचा कि मेरा हाथ अब आगे बढ़े और जो है ना क्या बोलते हैं गिलास पकड़ ले पानी का, तो ये कितने सेकंड्स के अंदर आपने बस सोचा है और आपका हाथ आगे बढ़ गया और उसने जो है ना गिलास पकड़ लिया। ये इस वजह से होता है क्योंकि आपका दिमाग जो है ना वो सिग्नल्स भेजता है इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस की सूरत में, जो कि विद इन अ सेकंड जो है ना एक्शन लेती है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस का जिक्र यहाँ पर आ गया, इलेक्ट्रॉन का जिक्र आ गया, यानी कि केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई यहाँ पर। तो टेबल सॉल्ट से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक केमिकल इंटरेक्शन जो दिमाग आपका करता है सिग्नल्स वगैरह भेजने के लिए, वो सब आपकी केमिस्ट्री डील करती है। आपकी केमिस्ट्री सब्सटेंसेस के साथ भी डील करती है। सब्सटेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, अभी आप ये समझ लो कि एटम एटम मिलकर सब्सटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, अब वो कौन से एटम्स होते हैं, किस तरीके के एटम्स होते हैं, वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब ये सब्सटेंसेस की बनावट कि वो कैसे बने, उसकी जो है ना क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर, वो कैसे दिखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखने में कैसे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कि वो किसी और मैटर के साथ मिलके क्या करते हैं, ये सब की सब केमिस्ट्री आपकी डील करती है। मैटर जो है आपका वो कंटिन्यूसली नेचर के अंदर चेंज होता रहता है। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है एवापोरेटिंग ऑफ आयरन, एवापोरेशन हो गई, आपके पास बर्निंग ऑफ कॉयल हो गई। अब इसका क्या लेना देना है और ये कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पर आ जाइए, ये रहा, इसको जरा मिटा दें, सॉरी इसको जरा मिटा देते हैं। ओके, अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला कि आप लोगों ने क्या किया, एक गिलास लिया, गिलास के अंदर आपने नमक का पानी डाल दिया। ठीक है, ये नमक का पानी है यहाँ पर, और आपने नीचे से क्या करना शुरू किया, उसको हीट करना शुरू किया। हीट करने के बाद जाहिर सी बात है पानी, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है पानी, नमक का पानी है तो पानी। ठीक है, पानी क्या करेगा, जैसे 100 सेंटीग्रेड जो है ना आपका पानी का टेम्परेचर पहुंचेगा, ये एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा पानी। ठीक है, एवापोरेट होना शुरू, एवापोरेट हो रहा है, पानी आपका लॉस हो रहा है। जाहिर सी बात है उस वक्त तक लॉस होगा जब तक आपके इस गिलास के अंदर पानी मौजूद है। ठीक है, पानी जैसी कम होना शुरू होगा, अब पानी तो रिमूव हो रहा है लेकिन अब गिलास के अंदर क्या बच जाएगा, वो नमक जिसका आपने पानी बनाया था, ये वो नमक है। आहिस्ता 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 करके क्या हुआ, आपका ये पूरा का पूरा पानी एवोपरेट हो गया, भाप में तब्दील हो गया, आपका गिलास से हट गया। ठीक है, अब जो आपके गिलास के अंदर बचा हुआ है वो क्या है, नमक। अब क्या आप ये कह सकते हो कि ये वही नमक का पानी है जो आपने गिलास के अंदर डाला था, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि अब ये तब्दील हो चुका है, एक नई चीज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ये किस में कन्वर्ट हो गया है, नमक के अंदर, जो सिंपल है। अब ये नमक का पानी नहीं रहा, ये अब नमक के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो आपकी जो भी है मैटर जो कि चेंज हो रहा है आपके पास किसके अंदर, नेचर के अंदर, तो उनकी चेंजेस को डील करना वो किसका काम है, केमिस्ट्री का काम है। आपका सब्सटेंसेस का नया बनना, सही, नए नए सब्सटेंसेस का बनना, नई नई चीजों का बनना, दो मैटर्स का आपस में इंटरेक्ट करके एक नई चीज बन जाना, ये सब की सब कौन डील करता है, आपका केमिस्ट्री करता है। ऑल दीज थिंग्स डिफरेंट। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें डिफरेंट है, नमक का पानी डिफरेंट था, नमक अलग है। भाई ये चीजें अलग क्यों है, क्योंकि इनकी वो जो केमिस्ट्री है, इनके जो एटम्स हैं, उनकी कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और उनकी इंटरेक्शन वगैरह हर चीज डिफरेंट है। तो साइंसदान क्या करते हैं, इसको चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि वो चीज इस हालत में क्यों है और उस चीज की इस हालत में रहने की वजहें क्या है। इन सबको केमिस्ट जो है आपका डील करेगा, यानी कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप भी इन सब चीजों को डील करोगे। वो मटेरियल को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांचते हैं, उनके जितने भी रिएक्शन है वो सबको जांचते हैं, और जितने भी इस दुनिया के अंदर पार्टिकल्स हैं उन सबको स्टडी करते हैं, और उनके क्या करते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब एक आप लोगों ने काम करना है, वो ये कि यहाँ पर कुछ साइंसदान का नाम लिखा हुआ है, और साइंसदान ने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया वो उन सबका लिखा हुआ है यहाँ पर नाम और जिक्र। ठीक है, उनको आपने पढ़ना है और मुझे बताना है।